नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं एक नई स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं अलग हूँ। मैं एक संवेदनशील बच्ची थी। मेरी कुछ सबसे पहले की यादों में शामिल है स्कूल से घर आना और अपने दिन के बारे में सोचना और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना जो मैंने बुरी तरह से की हैं, गलत कर दी हैं, या वे सब व्यवहारों के बारे में सोचना जिन्हें करके मैं अपने माँ बाप की एक अच्छी बेटी बनने में असफल रही हूँ, जिसे कि वो प्रेम करते। परिणाम स्वरूप हर दिन बिना चूक के मेरे पेट में एक बड़ी सी गांठ बन जाती थी जो कि जाती ही नहीं थी। सिर्फ एक ही तरीका था जो मुझे समझ में आया जिससे यह गांठ बननी बंद हो सकती थी। वह था अपने पिता को सब कुछ बता देना। जैसे ही वो काम के बाद दरवाजे से अंदर आते थे और फिर उगल देती थी वो सब चीज़ें जो मैंने दिन भर में गलत की हैं, और फिर उनसे माफ़ी मांगती थी। मैं तब 5 साल की थी और यह तरीका कई सालों तक जारी रहा। मुझे याद है वह समय जब मैं टीनेजर नहीं बनी थी। मेरा मन विचारों से भरा पड़ा रहता था, जिनमें से अधिकतर मुझे पता था कि मुझे नर्क में पहुंचा देंगी। मैंने प्रार्थना की। मैंने हर रात अपनी प्रार्थना दोहराई, एक ही क्रम में हर दफ़ा उतनी ही बार। मेरी प्रार्थना ने मुझे बचा लिया। मेरी प्रार्थना ने मेरे परिवार को आने वाले नुकसान से बचाया, ऐसा ही मुझे लगता था। एक बार मेरी माँ बीमार हो गई। वो अस्पताल गई और मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं बस यही सोच पाती थी कि जो भी दिन में घटा है उस सब के बारे में लिख लेना है और फिर उसे माँ को पढ़ के सुनाना है। जब मुझे शाम में उनसे बात करने की इजाज़त मिल जाती थी तो मैं उन्हें वही सब लिख के सुनाती थी। मुझे स्पष्टता से याद है कि मैंने लिखा था, मेरे भाई ने मुझ पर गंदी जुराब फेंकी। मैं जानती थी कि मेरी सूची बेकार की चीज़ों से भरी होती है और मेरी माँ को नहीं पता था कि मेरी इन कन्फेशंस का क्या करना था, सो ये तौर तरीके जारी रहे। मैं अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करती थी। मेरे पापा एक सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे। मेरे जीवन का हर पल नियंत्रित किया जाता था। मैं अपने पेरेंट्स के एक नाटक में बस एक कठपुतली भर थी। मैं नियंत्रण के लिए तड़पती थी। मैं चाहती थी कि बस किसी तरह से मेरा कंट्रोल मुझ पर बने और अंततः यह कंट्रोल मुझे मिला खुद को कट करने में। मेरी टीनेज के सालों में मेरे सिर में जो जंग थी वो उफान पकड़ रही थी। मैं अपने मन में उठ रही चीज़ों के लिए आवाज़ तेज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे त्यागे जाने मतलब रिजेक्शन का या बेइज्जत किए जाने का डर था। सो अपने मानसिक दर्द को कम करने के लिए मैं रेज़र ब्लेड या कोई भी नोकीली चीज़ ढूंढती थी और अपने को काट के दर्द को शारीरिक बनाती थी। शारीरिक दर्द खुद को देना मेरे लिए काफ़ी आसान था। मैं एक दुविधाजनक टीन थी। मैं अपने सिर में जी रही थी। मैंने चीज़ों को गिनना शुरू कर दिया था। मैंने क्रैक हुए स्थानों पर पैर ना रखना प्रारंभ किया। मैं सोचती थी कि ये तो बस ऐसी चीज़ें हैं जो सभी लोग करते हैं, लेकिन जल्द ही मेरे ये व्यवहार बढ़ने लगे। मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड से मिली और वो उस सब की मूरत था जो मेरे पापा नहीं थे। वह सब जिसे मैं पाना चाहती थी। मैंने उससे प्रेम किया क्योंकि उसने मुझे वैसे ही स्वीकारा जैसा कि मैं थी। मेरे पेरेंट्स मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं जानते थे। अचानक से मैंने पाया कि मुझे एक विचार मन में आ रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा है और मेरे पापा बुरे हैं। तो मेरी सोच ऐसी बनी कि मैं दोनों को अलग अलग रखने की कोशिशें करने लगी। मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकती थी कि अच्छा जो है किसी भी तरह वो बुरे को छुए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा दूषित हो जाएगा, जो गुड है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा और वो बैड को अगर छुएगा तो यह फ़ायदे में नहीं होगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग करके घर आती थी और इससे पहले कि मैं सेटल हो पाऊँ मैं शुरू कर देती थी अपने हाथ धोना जब भी किसी ऐसी चीज़ को छूती जिसे मेरे पापा ने छुआ होगा। मैं रोज़ इस डर में जीने लगी कि हर चीज़ किसी न किसी रूप में दूषित हो रही है। मैं चीज़ें साफ करने लगी। मैं चीज़ों को एक निश्चित तरह से छूने लगी। मैं लाइट के स्विच को 7 बार ऑन ऑफ करने की आदत बनाने लगी। 7 मेरा नंबर बन गया। दर्द को दूर रखने के लिए मैं खुद को काटती रही। मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगी।
सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं पर अपने सिर में भी। उनकी एक सीक्वेंस बनाने लगी। मैं कुछ ही समय में गंदगी और दूषित होने के डर से घिर गई और मैं वो हर संभव चीज़ करने लगी जो मेरे बस में था ताकि मैं अपने पापा को अपने कमरे से बाहर रख सकूं। वही एक अकेली सुरक्षित और साफ जगह बची थी मेरे लिए। मैंने वो नियंत्रण पाने की कोशिश की जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं दिया था। अब कॉलेज का समय आया। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी बाहर दूसरे देश जाऊं पढ़ने। खासकर कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं अमेरिका जाऊं, पर मैं इंडिया में ही रहना चाहती थी। तो मैं घर से भाग गई और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मैं सब छोड़ के फिर मजबूरन अमेरिका चली गई। मैं जानती थी कि मुझ में अब भी कुछ तो अलग है। मेरे पास अभी भी इसके लिए कोई नाम नहीं था। कॉलेज में मैंने इंग्लिश पढ़ी। मैंने अपनी पहली साइकोलॉजी की क्लास करी और मैं भौंचक्की रह गई। हैरान हो गई मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स में बदलाव किया और अब जानती थी कि मुझे वो मिल गया है जो मुझे पसंद था। वह मेरी एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्लास के दौरान हुआ कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर में पढ़ा जिसमें OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताया गया था। एकदम से दिमाग की बत्ती जली और मैं जानती थी यही है वो जिससे मैंने कई वर्षों से संघर्ष किया है और मैं हमेशा चाहती थी कि उसे कोई नाम मिले। अब वो मुझे मिल गया। मैंने एक गहरी चैन की सांस ली और मुझे एक एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब अलग होने वाली है। जैसे मैंने सोचा था उससे बिल्कुल उलट हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। मैंने साइकोलॉजी की डिग्री से ग्रेजुएशन पास की। फिर मैं अपने एक बॉयफ्रेंड से मिली जो कि बाद में मेरा पति बना और हमने शादी कर ली। और मैंने एक साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया। मैंने बहुत सी अलग अलग दवाएं ली ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स को रोकने के लिए और अंततः मुझे वो दवा मिल गई जो मेरे लिए काम कर गई। मैंने बहुत से अलग थेरेपिस्ट से इलाज कराया पर कोई मेरे लायक अच्छा नहीं मिला। 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जहाँ मैं रहती हूँ उससे 500 मील तक आसपास कोई भी ऐसा थेरेपिस्ट नहीं है जो OCD के इलाज में विशेष कौशल रखता हो। और मैं किसी छोटे शहर में भी नहीं रहती थी। मेरी ऑब्सेशंस कभी कम होती तो कभी बढ़ जाती। एक से दूसरी थीम में मैं आती जाती रहती। मैंने रिलेशनशिप OCD से भी संघर्ष किया। अपने मंगेतर से शादी से पहले रिश्ता तोड़ने की कोशिशें की। मैंने इतने सारे OCD के थीम्स और लक्षणों को अनुभव किया था पिछले कई सालों में कि यह बहुत मुश्किल था कहना कि अगली बार OCD मुझे कहाँ चोट पहुँचाएगा और कैसे करेगा। हार्म OCD, हेल्थ OCD, रिलीजियोसिटी, होमोसेक्सुअल OCD, पीडोफाइल OCD, चेकिंग, कॉन्टेमिनेशन, रूमिनेशंस, इंट्रूसिव थॉट्स, मैजिकल थिंकिंग, सिमेट्री, ऑर्डरलीनेस, अवॉइडेंस, मैंने यह सब अनुभव किया था। सारी पॉसिबल थीम्स मैंने अनुभव की थीं। OCD ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है पर इसने मुझे शक्तिशाली भी बनाया है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। OCD ने मेरी सहन शक्ति को इतना बढ़ाया है कि जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं जाना था। मैंने बहुत पहले निर्णय लिया था कि मैं इस बीमारी को अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन का नुकसान नहीं करने दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊं। मैं लड़ूंगी, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मैं निश्चित होना चाहती थी कि मेरी ही तरह वे सभी लोग जिन्हें यह बीमारी है इतने लंबे समय तक अनजान ना बने रहें कि उन्हें क्या समस्या है जिससे वे जूझ रहे हैं। मैं हमेशा से जानती थी कि मेरे जीवन का कोई तो मकसद है। मैं अक्सर कहती थी कि अगर मैं इस बीमारी से जूझते हुए एक भी व्यक्ति की मदद कर पाऊँ कम अकेला महसूस करने में, तो इस राक्षस को जिसे OCD कहते हैं अपने जीवन में पाकर मैं धन्य महसूस करूँगी। 6 साल पहले मेरे पति मेरे पास आए और बैठकर मुझसे मेरे OCD के बारे में बात की और मेरे अनुभवों को रिकॉर्ड करके वो एक ब्लॉग बनाना चाहते थे। 6 साल बाद अब मेरे ब्लॉग पर 100 से भी ज़्यादा एंट्रीज़ हैं और मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह मेरी वेबसाइट मुझे इतने गहरे में प्रभावित करेगी। मेरे ब्लॉग से पहले मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानती थी जिसे OCD था। अब मेरे आसपास एक फ़ौज है दोस्तों और सहायकों की जिनको मैं अपने बुरे और अंधकार भरे दिनों में याद कर सकती हूँ। मेरा ब्लॉग मेरी कहानी है और इसमें दूसरे लोग भी मेरे से जुड़े हैं। हम इस संदेश को फैलाने में समर्पित हैं कि लोग जानें कि OCD क्या है और यह किस तरह इतने सारे लोगों को इतने अलग ढंगों से असर करता है।
इस बीमारी को एक आवाज़ देने से ही लोगों को जानकारी एवं ज्ञान मिलेगा और वो समझेंगे कि क्यों यह ओसीडी दुनिया की 10 सबसे लाचार कर देने वाली बीमारियों में से एक है। हमें चुपचाप अकेले में इससे जूझने की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले नहीं हैं। मैं अब अपने संघर्षों में अकेली नहीं हूँ और मैं अपने ओसीडी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस स्टोरी से आपको भी फ़ायदा हो और आपका भी भला हो। यह स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप इसे दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए, ओसीडी के बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।